गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का, हार्दिक अभिनंदन। जी जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब गुड आफ्टरनून कमेंट मत कीजिए, अब ये बताइए कि लास्ट टॉपिक क्या था जो हमने पढ़ा था, फटाफट से बता दीजिए। मेरे ख्याल से हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, उपनिवेशवाद। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। जी चलिए शुरू करते हैं क्लास। वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जल्दी से आ जाइए और ध्यान लगाइए इधर। जी लास्ट क्लास में हमने कॉलोनियलिज्म और डिवीजन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका पढ़ा था। अब आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप विश्व इतिहास उठाकर देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कहलाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। कब से शुरू होगी इंडियन हिस्ट्री? जो पहली क्लास थी ना वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें मैंने टॉपिक्स लिखवाए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो हम कवर करेंगे। जल्दी से वो टॉपिक्स देख लीजिए, उसमें से चेक कर लीजिए कितने टॉपिक्स हो चुके हैं और कितने बाकी हैं। जैसे ही बाकी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। और अगर आपके माथे पर एग्जाम है तो मेरे भाई, अब तक क्या कर रहे थे आप? जब माथे पर एग्जाम आ गया तो आप बैच परचेज करके एग्जाम क्वालिफाई करने आ गए। इट टेक्स टाइम, इट्स हिस्ट्री, इतिहास है ये, इसमें समय लगता है, मजाक नहीं है ये आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं है जो एक रात पढ़ के और आप 60% नंबर ले आएंगे, भूल जाइए। यहाँ पर तो होड़ है ना, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त करने की है, जिसमें आपकी काबिलियत के हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। तो इसीलिए जिन लोगों के माथे पर एग्जाम है और वो मेरे बैच में एनरोल करके आ गए हैं मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कि पहले हमें ये करा दो, हमारा पेपर है, तो भैया वो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर तो किसी चीज का कोई शॉर्टकट है नहीं अपने पास। यहाँ तो केवल उन लोगों का स्वागत है जो प्रोएक्टिव लोग हैं और जो आग लगने से पहले ही जागरूक हो चुके हैं कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स लेने हैं। तो इसीलिए टाइम तो थोड़ा सा लगेगा भाई, है ना। मेरे पास कोई कैप्सूल या इंजेक्शन नहीं है कि मैं तेरे को ठोकूंगा और तू इतिहासकार बन जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा है, एक ऐसी घटना है, हम सब जानते हैं, अगर विश्व इतिहास में होने वाली घटनाओं की सबसे ज्यादा अगर हम आलोचनाएं करना शुरू करें तो सबसे ज्यादा आलोचना करने वाला मुद्दा ही हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आप ये कह सकते हैं कि वो यूरोप जहां से औद्योगिकरण शुरू हुआ, जहां से एनलाइटमेंट शुरू हुआ, प्रबोधन शुरू हुआ, वो यूरोप जहां पर क्रांतियां शुरू हुई, वो यूरोप जो विचारधारा की दृष्टि में, औद्योगिकरण की दृष्टि में या सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि में पूरे के पूरे विश्व से क्या था? आगे था। बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सवालिया निशान खड़ा कर दिए या सवालिया निशान लगा दिए पूरे के पूरे यूरोप पर। क्या वाकई में लोग सभ्य हो चुके हैं? क्या वाकई में लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं? हम तो यही समझ रहे थे लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं,
और अगर लोग सिविलाइज्ड और सभ्य हो चुके हैं तो भाई ये क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा काला धब्बा इतिहास में कैसे लग गया, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस की। प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने के रीजंस क्या थे या कारण क्या थे। सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि या ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ये सबसे पहला कारण सामने आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जब हम पढ़ रहे थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे, उसी में हमने बात की थी कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था वो समाप्त किससे हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि से, और द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तो इसी संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बीज बो दिए। कहने का मतलब 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वहीं पर बीज बोए जा चुके थे किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। क्योंकि जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। और ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन से पहले बिस्मार्क ने कहा कि बिस्मार्क ने ऐसा कहा कि जर्मनी एक तृप्त एवं संतुष्ट राष्ट्र है। हम सब जानते हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो चांसलर हुआ करता था जर्मनी का। जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो इससे पहले ही बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी एक तृप्त और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड और संतुष्ट राष्ट्र है। लेकिन जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो एक तरफ तो बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, अब पूरी तरीके से हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं। लेकिन इस संधि के बाद जर्मनी ने फ्रांस से एल्सस और लॉरेन क्षेत्र छीन लिए। और जब ऐसा हुआ तो ध्यान रखेंगे यह घटना फ्रांस के लिए शर्म की बात थी। और बस वहीं पर फ्रांस के अंदर आक्रोश भरा और गुस्सा भरा किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। और फ्रांस ने ये कसम खा ली, ये ठान लिया कि इस अपमान का बदला हम जर्मनी से लेकर रहेंगे। और उधर
बिस्मार्क भी ये जानता था कि जो फ्रांस है वो चुप बैठने वाले राष्ट्रों में से, देशों में से तो नहीं है, और फ्रांस इस अपमान का बदला वो जरूर हमसे लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जिससे पहले कि फ्रांस प्रत्यक्ष रूप से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे या हम पर कोई आक्रमण करे, इसीलिए बिस्मार्क ने अपना दिमाग लगाया, खुराफाती दिमाग, और बिस्मार्क ने डिसाइड किया कि जिससे पहले कि फ्रांस हमसे बदला लेने के लिए आए, हमें अपने आप को संगठित और मजबूत कर लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे 1873 ईस्वी में बिस्मार्क ने 3 देशों का एक संघ बनाया। बिस्मार्क ने 3 देशों का एक संघ बनाया और इसमें शामिल थे 3 देश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस। बिस्मार्क का उद्देश्य था कि हम बाकी कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक यूनियन बना लें, एक संघ बना लें, जो 1873 में बिस्मार्क ने बनाया, जो 3 देशों का संघ था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और रूस के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। और बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया और रूस उसी के पक्ष में रहें, और अगर इन फ्यूचर फ्रांस उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई में जर्मनी का साथ दें, ऑस्ट्रिया भी और रूस भी। लेकिन बिस्मार्क के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो एक ही पक्ष में, कि वो एक ही तरफ ऑस्ट्रिया और रूस को एक साथ कैसे रखे, क्योंकि उधर ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में भी क्या हो गई, टेंशन हो गई। और वो टेंशन क्या थी, 1878 में बर्लिन कांग्रेस में, 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने रूस की आपत्ति, 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने रूस की आपत्ति के बावजूद ऑस्ट्रिया के पक्ष में, ऑस्ट्रिया के पक्ष में बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र जाने दिया। और ध्यान रखेंगे, और जब रूस के मना करने के बावजूद भी बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के पास 2 क्षेत्र जाने दिए, जो बोस्निया और हर्जेगोविना थे, जिन पर दावेदारी कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। और जब ऐसा हुआ तो रूस ने इन तीनों राष्ट्रों के संघ से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। और ध्यान रखेंगे, इसी के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि की, और यह निश्चय किया गया कि यदि कोई तीसरी देश, या अगर यदि कोई तीसरा देश हमला करता है
तो उसमें दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। कहने का मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों क्या थे, एक साथ थे। अब बिस्मार्क ये जानता था कि रशिया उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, इसीलिए बिस्मार्क ने रुख किया किधर, इटली की तरफ। अब बिस्मार्क ने कोशिश की कि इटली को अपने फेवर में किया जाए, लेकिन इटली को अपने फेवर में करना भी क्या था, एक परेशानी थी। और वो परेशानी क्या थी, इस समय इटली भी फ्रांस के प्रभाव में था। लेकिन ध्यान रखेंगे, फ्रांस ने इटली के विरोध के बावजूद इस समय इटली भी फ्रांस के प्रभाव में था, लेकिन फ्रांस ने इटली के विरोध के बावजूद ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया। और इसी से इटली फ्रांस से नाराज हुआ, और इसी से इटली फ्रांस से नाराज हुआ। और ध्यान रखेंगे 1882 में बिस्मार्क ने एक त्रिगुट की स्थापना की, अब जिसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। बिस्मार्क अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आगे कोई युद्ध होता है या आगे कई देशों के बीच में कोई भी मनमुटाव होता है तो उसे रूस की मदद जरूरी होगी। और हम तो ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, त्रिगुट का मतलब होता है मेरे भाई ट्रिपल अलायंस। ये लीजिए, त्रिगुट को लिख लीजिए, ट्रिपल अलायंस। तीन गुट है ना, तीन ग्रुप्स हैं। त्रिगुट का मतलब होता है तीन गुट या तीन ग्रुप्स, और वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। बिस्मार्क अभी भी रूस से मदद चाहता था। भाई बिस्मार्क तो रूस में पहले भी क्या रह चुका था, अम्बेसडर रह चुका था, हम सब जानते हैं। अब 1882 में ही बिस्मार्क ने रूस के साथ फिर एक बार संधि करी और फिर से कोशिश की कि रूस भी किसकी तरफ आ जाए, जर्मनी की तरफ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जर्मनी का एक नया शासक आया। और ध्यान रखेंगे, जर्मनी के ही नए शासक, जर्मनी के नए शासक विलियम सेकंड या विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क की नीतियों को पलट दिया।
जर्मनी के नई शासक विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क की नीतियों को पलट दिया और वो रूस के विरुद्ध हो गया। और वो रूस के विरुद्ध हो गया। और ध्यान रखेंगे इसी कारण रूस फ्रांस की तरफ चला गया। जिसके साथ 1894 में उसकी संधि हुई। हाँ, काफी देर तक कई सारे ड्रामेटिक चेंजेस होंगे, ड्रामेटिक काम होंगे। अभी तो हम केवल और केवल पहले ही कारण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है फ्रैंकफर्ट की संधि। भाई फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जर्मनी ने एक तरफ कहा कि वो संतुष्ट है पूरी तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस से 2 क्षेत्र भी छीन लिए। फ्रांस नाराज हुआ, जर्मनी को इनसिक्योरिटी हुई, तो जर्मनी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रिया और रूस के साथ एक संगठन बनाया। लेकिन रूस के विरोध करने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया ने 2 क्षेत्र हड़प लिए, तो रूस नाराज हुआ और रूस हो गया अलग। अब बचे जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में संधि हुई कि भाई साहब कल को आकर कोई तीसरा दुश्मन मदद आकर अटैक करेगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन बिस्मार्क होशियार आदमी था, इटली की तरफ रुख करा, क्योंकि वो जानता था इटली भी फ्रांस से नाराज चल रहा है, क्योंकि फ्रांस ने ट्यूनीशिया पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इटली को मिला लिया, त्रिगुटीय या एक त्रिगुट की स्थापना की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक तरफ। बिस्मार्क ने फिर रूस की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोशिश इसलिए विफल हो गई क्योंकि जर्मनी का जो नया शासक आया विलियम सेकंड, उसने बिस्मार्क की सोच और नीति को बदल दिया और वो पूरी तरीके से रूस के खिलाफ हो गया। और जब रूस ने देखा कि भैया जर्मनी हमारे खिलाफ हो गया, तो लेट्स मूव टू द एनिमी ऑफ जर्मनी, तो रूस किसकी तरफ चला गया, फ्रांस की तरफ। और अब फ्रांस का साथ किसको मिला, रूस को मिला। इसके बाद विलियम द्वितीय ने घोषणा की वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेना तैयार करेगा। या नेवी। और जब विलियम सेकंड ने यह घोषणा की कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन नौसेना तैयार करेगा, तो बस इसी बात से इनसिक्योरिटी हुई किसको, ब्रिटेन को। इसी बात से इनसिक्योरिटी हुई ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ने ये सोचा कि अगर जर्मनी ने ऐसा कर दिया तो हम लोग यूरोप में क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज लोग तो हमेशा ही जरूरत से ज्यादा होशियार हुआ करते थे। बस फिर क्या था, एक तरफ त्रिगुट बना जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का, और ध्यान रखेंगे दूसरा त्रिगुट या ट्रिपल अलायंस बना फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, एक तरफ है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहला कारण था
हिटलर कौन था? हे भगवान, अरे मेरे भाई, हिटलर की बात हम करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो अभी से कहाँ हिटलर को ले आया यार, अभी तो बिस्मार्क का काम चल रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जर्मनी के एकीकरण में होने वाली आखिरी संधि थी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब प्रकाश डालते हैं अगले कारण पर। अगला कारण सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। अभी हमने पढ़ा कि 20वीं सदी की शुरुआत से पहले पूरा यूरोप दो गुटों में बंट गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। वर्ल्ड हिस्ट्री कब फिनिश होगी? इंडियन हिस्ट्री के लिए कोर्स परचेज किए थे तो भैया आज लाइव क्यों आए आप? जब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो आप लाइव क्या कर रहे हैं? गो ऑफलाइन राइट नाउ। जब इंडियन हिस्ट्री शुरू हुए तब आ जाना, है ना। बैच इंडियन हिस्ट्री स्पेशल नहीं है, बैच है हिस्ट्री स्पेशल, जिसमें अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जब इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा की बारी आएगी तब आप आ जाना पढ़ने के लिए, है ना। मैं आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चल लूंगा यार, आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे। रोज ही एक बात का जवाब देता रहूं मैं जी। दोनों के ही दोनों गुट अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर भविष्य में युद्ध होता है, अगर भविष्य में लड़ाई होती है तो हमें एक बड़े लेवल पर, एक व्यापक रूप से हथियारों की और शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दोनों के दोनों गुटों ने ये अच्छी तरीके से जानते थे। अभी हालांकि युद्ध के हालात तैयार नहीं हुए थे, लेकिन ये अच्छी तरीके से जानते थे कि दोनों के ही दोनों ग्रुप्स की कभी भी युद्ध हो सकता है और कभी भी लड़ाई हो सकती है। और अगर लड़ाई होगी तो डेफिनेटली भारी मात्रा में हथियार चाहिए होंगे, शस्त्र चाहिए होंगे। इसीलिए बहुत तेजी से सैन्यवाद और शस्त्रीकरण शुरू हुआ दोनों ही गुटों में, और 6 की 6 कंट्रीज में या दोनों के दोनों गुटों में बहुत तेजी से आर्मी की रिक्रूटमेंट हुई, आर्मी को, सेना को बढ़ाया गया और बहुत अत्याधुनिक हथियार बनाए गए दोनों ही गुटों की तरफ से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, और जब दोनों ही गुटों में सैन्यवाद और शस्त्रीकरण किया गया तो ध्यान रखेंगे ऐसा करने से पूरे यूरोप में 2 विचारधारा पनपी, और वो 2 विचारधारा क्या थी?
सबसे पहला तो पूरे यूरोप में दहशत का माहौल तैयार हुआ। पूरे के पूरे यूरोप में दहशत का माहौल तैयार हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ? अब नीतियां बनाने में या पॉलिसीज बनाने में राजनैतिक अध्यक्षों की जगह राजनैतिक अध्यक्षों की जगह सेना अध्यक्ष शामिल होने लगे। होना ही था। हाँ जी, दोनों ही गुट समझ चुके थे कि भारी मात्रा में अब हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाइए और ज्यादा से ज्यादा अपनी सेना को क्या कीजिए, बढ़ाइए। लेकिन होने क्या लगा, अगर कोई भी देश अपने देश में सेना को बढ़ाने के लिए या शस्त्रों के लिए कोई भी काम करता तो सारे के सारे बाकी देशों में आलोचनाएं होने लगती। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस गुट का कोई भी राष्ट्र किसी भी नए शस्त्र को बनाता तो उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते इस गुट के लोग, और ये कहते अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, कि उस गुट ने तो पूरे के पूरे यूरोप में दहशत फैलाने की सामान तैयार कर लिए हैं। कहने का मतलब सिंपल बात यह है कि पूरे के पूरे यूरोप की जनता को जानबूझकर दहशत में डाला जा रहा था, ताकि सारे के सारे लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि आने वाले समय में एक भारी युद्ध हो सकता है या एक लड़ाई हो सकती है। अगला कारण अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, तो वो राष्ट्रवाद की भावना का विकास था। या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावना का विकास। और ध्यान रखेंगे 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में बहुत तेजी से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था। इसी के कारण फ्रांस, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। लेकिन जब 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, फ्रांस की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची। और कहीं ना कहीं फ्रांस इस बात को दिल पर ले गया कि हमारे विरोध के बावजूद 2 क्षेत्रों पर जर्मनी ने अधिकार कैसे कर लिया। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। ये तो हमारे राष्ट्रवाद को सीधा सीधा
चोट पहुंचाने की बात है। इसीलिए जर्मनी रुष्ट हुआ था, सॉरी, इसीलिए फ्रांस रुष्ट हुआ था किससे? जर्मनी से। इसके बाद ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया की एक बड़ी जनसंख्या स्लाव जाति की थी। ऑस्ट्रिया की एक बड़ी जनसंख्या स्लाव जाति की थी, जिस पर सर्बिया अपना हक जताता था। सर्बिया चाहता था कि जिस क्षेत्र में स्लाव जाति की जनसंख्या रहती है या स्लाव जाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र का विलय किस में कर दिया जाए? सर्बिया में कर दिया जाए। लेकिन ऑस्ट्रिया इसके पूरी तरीके से खिलाफ था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, सर्बिया ने स्लाव जाति के लोगों को स्लाव जाति के लोगों को एकत्रित करके आंदोलन शुरू कर दिया। और ध्यान रखेंगे, इससे ऑस्ट्रिया डिसइंटीग्रेट या विघटन की स्थिति में आ गया। इसी आंदोलन के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए ऑस्ट्रिया ने जबरन 1908 ईस्वी में बोस्निया और ऑस्ट्रिया ने जबरन 1908 में बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ध्यान रखेंगे,
सर्बिया ऑस्ट्रिया से इसलिए भी नाराज था क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रिया से सर्बिया इसलिए भी नाराज था क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरोध के बावजूद अल्बानिया का गठन कर दिया था। दोनों के बीच दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और ध्यान रखेंगे सर्बिया ने सेराजेवो हत्याकांड को अंजाम दिया। एक सेकंड होल्ड करेंगे। जी, दोनों के बीच में गहमा गहमी और प्रतिद्वंद्विता और ज्यादा बढ़ी और इसी की वजह से सर्बिया की तरफ से एक ऐसी घटना घटित हुई जो तत्कालिक कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और इसी के बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और वो घटना क्या थी? वो घटना कहलाती है सेराजेवो हत्याकांड। और सेराजेवो हत्याकांड क्या था तो ध्यान रखेंगे। रिसेंट रीजन या तत्कालिक कारण, रिसेंट रीजन या तत्कालिक कारण। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में एक सर्ब के द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और जैसे ही ऑस्ट्रिया के युवराज और उसकी पत्नी की हत्या हुई, इसी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि उसके बाद शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध।
अगला रीजन हो सकता है लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अभाव। अगला रीजन बनता है लैक। सर्ब क्या होता है मेरे भाई? सर्बिया का व्यक्ति क्या कहलाएगा? सर्ब कहलाएगा। सर्बिया के ही एक व्यक्ति ने, एक सर्ब ने ऑस्ट्रिया के युवराज और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी बोस्निया की राजधानी में, जो सेराजेवो हुआ करती थी। और जब युवराज और युवराज की पत्नी की हत्या कर दी तो इस पर तो डेफिनेट सी बात है ऑस्ट्रिया को प्रतिक्रिया करनी ही थी। बस इसके तुरंत बाद ही क्या शुरू हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। लेकिन उसका एक कारण और भी इतिहासकारों ने बताया है कि उस समय कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं थे, जैसे नाटो। आप सब जानते हैं नाटो क्या है? जो आज हमारे पास नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस समय नहीं था भाई। अगर ये होता तो संधि होकर मामला रफा दफा किया जा सकता था। इसके बाद उस समय नहीं था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये थे वो सारे के सारे कारण जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इसके बाद इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा और उसके बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, ये हमें आगे पढ़ना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टॉपिक है आधा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कारण हमने पढ़ लिए हैं, इसके प्रभाव हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्या क्या बदलाव यूरोप में आए वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो कल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉपिक है ये हम फिनिश कर लेंगे, ये हम ख़त्म कर लेंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते ही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के हैं, वो फिनिश करने के बाद आप लोगों को शुरू कर देंगे पढ़ाना इंडियन हिस्ट्री। तो ज़्यादा व्याकुल मत होइए। वैसे भी आजकल आप सब जानते हैं सारे के सारे सार्वजनिक स्थान बंद हैं। तो अगर कोरोना वायरस का प्रकोप ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि हमें भी यहाँ पर क्लासेस बंद कर देनी पड़े, क्योंकि मुखर्जी नगर पूरा का पूरा सुनसान और खाली पड़ा है इस टाइम। हम लोग इस वजह से आपको पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि ऑनलाइन वाले या ऑनलाइन पढ़ाने वालों को कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चलिए आधा टॉपिक हम कल फिनिश करेंगे इसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो कल मिलते हैं और कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।